वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर हमने बात की कोरोना सिचुएशन की, महंगाई के ऊपर भी हम बात करते हैं। महंगाई के लिए मैं हुकूमत वक्त की तरफ पहले आ जाता हूँ। मैम, आप लोगों के क्या प्लान है? आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप क्या स्ट्रेटजी लेके चलेंगे? ज़ख़ीरा अंदोज़ काफ़ी हाई रेट पे जा रहे होंगे और जो प्राइसेस हैं वो तो ऑटोमेटिकली हाई जा रही होंगी। तो इन सब को पकड़ने के लिए ये जो इनकी मोनोपोली है, इनको ख़त्म करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख भी रहा है और आप जो बात करेंगे उस पर बड़ा सारे लोग अपना ध्यान इस तरफ रखेंगे, क्योंकि महंगाई से सारी आवाम पिसी हुई है। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे और आवाम को कोई दिलासा दें कि अब की बार जो रमज़ान है, बिल्कुल वो रमज़ान में जितने शैतान उनको हुकूमत पकड़ ले। देखें, सबसे पहले तो जो मैंने इस प्रोग्राम में रेपुटेशन सुनी है महंगाई की। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब से हमारी हुकूमत आई है, 2.5 साल पौने 3 साल हो गए हैं, जो हमारा किसान है ना वो खुश है। आप गंदम की प्राइस ले लें, आप सब्जियों की प्राइसेस ले लें, आप गन्ना ले लें, आप कपास ले लें, जितनी भी हुई है सबको प्रॉफिट हुआ है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि हमारा एक कल्चरल कंट्री है ना, इसमें ज़्यादातर जो हमारी आबादी है वो हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ज़राअत के ऊपर। तो हम अपने किसान को, आप देखें अभी फसल उठाई नहीं गई तो उनको बारदाना देना शुरू कर दिया है, उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया है किसान को, उसको मुनासिब रेट, और हुकूमत ने देखें गंदम का कितना अच्छा रेट अनाउंस किया है। इसलिए अब आप कहेंगे कि आटा महंगा हो गया रमज़ान में। देखें, रमज़ान में आटा महंगा, हुकूमत एक तो सब्सिडी देने जा रही है इंशाल्लाह, और दूसरे ये कि रमज़ान में एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान होने के नाते भी तो हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं। हम नमाज तो हम कहते हैं तहज्जुद भी पढ़ लें और हम बाजमात नमाजें अदा करें। जी, नमाज क्या है? नमाज इबादत है। क्या अमल और हमारी इबादत कोई दो अलग चीज़ें हैं? ऐसा नहीं है। हमारी जो कुरान है वो ज़ाब्ता-ए हयात है, ज़िंदगी और मौत के बाद तक का हमारा सफ़र जो है वो हमारा एक मैनिफेस्टो है, हर मुसलमान का मैनिफेस्टो है। तो क्या इस्लाम में ये की चीज़ बताई गई है कि जी आपने चीज़ें महंगी करनी है या आपने रमज़ान में असराफ करनी है? ये कहीं भी नहीं है जी। देखें, नमाजें ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो हमारे ऊपर, वो तो फ़राइज़ हैं, वो तो इन एनी केस हमने पूरे करने हैं। वो तो एक हमारा इस्लाम का क्लब है, हमें दाखिल होना है तो हमने उसको 5 अरकान को मानना ही मानना है। वो हमारे कवानीन है, वो हमारे ज़वाबित हैं, वो हमारे पिलर्स हैं। मुझे हज़रत अली का एक फरमान याद आ गया। उनका ये कहना था कि मैं अल्लाह की इबादत दोज़ख के डर से, ये जन्नत के लालच से नहीं करता, मैं इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि अल्लाह पाक इबादत के लायक है। जी, यहाँ पर हम अपने फायदे के लिए अगर फंस गए हैं तो नमाजें पढ़ रहे हैं। देखिए जी, नमाजों के लिए तो फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत, लाखों फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत हमें 24 घंटे वो जिक्र करते हैं, अल्लाह का, रसूल का, पैगम्बरों का। लेकिन हम इंसान अशरफुल मखलूकात किस लिए पैदा किया है? इंसान को पैदा किया है इंसान की बेहतरी के लिए, एक दूसरे के लिए। वो कहते हैं पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की कमी नहीं थी जो हर वक्त उसको सजदा रेज होते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं। इंसान की और बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। हमने अपने अमल और इबादत को दो अलग पलड़ों में डाल दिया। हमने सोचा जी हम सारा वक्त तो करप्शन करेंगे, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और जाके एक लैविश ज़बरदस्त किस्म का उम्रा अदा कर आएंगे अच्छे से ग्रुप के साथ, और आके सबको बताएंगे जी वाह वाह मैंने तो इतना उम्रा अदा किया, वहाँ ये खाने बिक रहे थे, ये चीज़ें हमें मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही थी और हम प्राइड लेंगे इस चीज़ की। नहीं, ये हमारा इस्लाम की रूह नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हुकूमत पूरी तरह से अटेंटिव है, तैयार है कि इस रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे और रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। उसके अलावा मंडियों को कंट्रोल किया जाएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल किया जाएगा। और मैं अपनी अदालतों से भी बहुत उम्मीद करती हूँ, अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से, कि हर दूसरे बंदे को वहाँ जाके ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोटा जुर्म नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को कत्ल करेंगे तो ही हमें सज़ा होगी, हमें कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे भी अच्छी सज़ा देनी चाहिए। वो लोग तो खुश होते हैं जी, एक वेंडर है उसको हम जुर्माना करते हैं, वो बड़ा खुशी से जुर्माना अदा करता है 10,000, और वो उससे भी दुगनी कीमतें अगले दिन बेच रहा होता है। अगर हम उसको कहें जी हम आपको सज़ा देंगे, वो कहें जी मेरी तो बेल हो जानी है, 2,000 रुपया दूंगा मेरी बेल हो जाएगी, आप बीबी जितना मर्जी जुर्माना करें। तो ये हमारा हुकूमत के साथ पूरा मुआशरा और बाकी हमारे इदारे, देखें हमारी पुलिस है,
हमारी अदालतें हैं, हमारी इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं और मैजिस्ट्रेट्स हैं। मैं कहती हूँ ये सबको मिलकर काम करना है और आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। आवाम आपकी है, आवाम हमारी है, आवाम सिर्फ इमरान खान की नहीं है। इमरान खान हम सब हैं और हम सब अवाम हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने क्वेश्चन तो आगे कोई और करना था, लेकिन आपने जो बात की है कि 2000 दे के वो जमानतें ले लेते। बेटी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर इदारे इतनी मुश्किलों से काम करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ते हैं, जो प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं उन्हें पकड़ते हैं। PTI की बात करें क्योंकि अभी हुकूमत वक्त है, उनकी टाइगर फोर्स है, ये तो मैंने भी देखा कि कई ज़ख़ीरा अंदोज़ों को उन्होंने पकड़ा। तो सर ये क्या वजह है कि उनको छोड़ दिया जाता है? कब तक इसी तरह का सिलसिला ही चलता रहेगा? कब तक जो अवाम को खाने वाले हैं वो थोड़े से पैसे किसी को खिला के सर छूट जाते हैं? इस पर आप क्या कहते हैं कि कानून चेंज होना चाहिए, या वकला बरादरी जो हमारी है, जब उन्हें पता है कि एक बंदा गिल्टी है, अवाम को खा रहा है, उसका वो केस ना लें, लेकिन फिर भी वो 2-4-5 हज़ार के लिए केस लड़के उसको अवाम के ऊपर दोबारा मुसल्लत कर दिया जाता है? देखें जी, बट साहब आपने जो कहा कि कोई भी जुर्म करता है उसकी पनिशमेंट लॉ में लिखी होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि उनकी जल्दी बेल ना हो, देखें जजेस ने, अदालतों ने और वकला ने चलना है एज पर लॉ। अगर आप चाहते हैं कि उनकी ज़मानत जल्दी ना हो तो आप कानून में तरमीम कर लें। ठीक है, आपके पास मेजॉरिटी है, आप उसमें तरमीम करके नया कानून लेके आ जाए। जब कानून आपका वही है तो 1898 वाला कानून आपका वही है, उसमें आप अमेंडमेंट करते नहीं, आप असम्बली में जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं और इतना गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, तो वो आपको उस चीज़ का एहसास नहीं है। अब ये कहना कि जी वो ज़मानतें हो जाती हैं, तो ज़मानत जो लॉ में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक ही होनी है। और फिर अदालतें छोड़ती नहीं हैं बंदे को, अदालतें लेके जाती हैं ट्रायल पे। बेल का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा बरी हो गया, वो ट्रायल होता है। ट्रायल में जब एविडेंस नहीं आएगी तो जज कैसे देगा सज़ा? तो जब सज़ा उसको होगी नहीं तो फिर ज़ाहिर है उसका तो मराल आप ही जाएगा ना। जो वो तो बंदा कहेगा जी 2000 रुपया मैं किसी वकील को दूंगा तो मेरी बेल हो जाएगी। तो ये बात मैडम की ठीक है, लेकिन अगर आप डेली उसे 2-2 हज़ार रुपया लेंगे ना, डेली आप उसको करेंगे जुर्माना। कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि आप सुबह जुर्माना करें शाम ना करें, या एक पर्ची दे के तो दूसरे दिन ना करें जैसे ट्रैफिक वाले करते हैं। इनकी वजह से ही ये सारा काम चलता है। आप देखें, आपके ये रक्शे वाला या कोई मोटरसाइकिल वाला कि किसी का आपके मतलब चालान कर दिया पुलिस वाले ने, तो वो दे देता है पर्ची, यार मेरा तो अभी हुआ। वो भाई अभी हुआ, अभी आपने गलत काम किया तो अभी फिर जुर्माना होगा। तो कोई वजह ही नहीं कि जब हुकूमत कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल हो सकता है। आप कानून में तरमीम करें और उसके बाद देखें कि कोई बंदा आता है बाहर। सर आप बिल्कुल बैठ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल, क्योंकि आपका आर्मी से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अगर आर्मी के कई इस तरह के हमारे ऑफिसर्स हैं, कई इस तरह के जवान हैं कि जिनके अभी भी रिलेटिव इंडिया के अंदर है और वो इंडियन आर्मी के अंदर है, वो जब बॉर्डर पे आमने सामने खड़े होते हैं, कभी ये नहीं देखा जाता वो मेरी खाला का बेटा, कभी ये नहीं देखा जाता वो मेरी फूफो का बेटा है, वो डायरेक्टली हमारे जो जवान है पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करने के लिए वो उनको मार देते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। और यही अगर कानून हम यहाँ पर लेकर आए, यही एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आए, जब आपको पता है कि एक बंदे ने कत्ल किया या एक बंदे पर इल्ज़ामात बारहाल लग रहे हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, तो क्या हमारे वकला बरादरी को भी चाहिए कि इस तरह के बंदों को ला ताल्लुकी करते, इस तरह के बंदों के केस ही ना लड़े, ताकि जो ये सर उठा लेते हैं वो बदमाशी करते हैं कि हम तो दोबारा बाहर आ जाएंगे, तो ये उनकी बदमाशी भी कंट्रोल होगी। ये कानूनन नहीं, वैसे ही इखलाकन मैं बात कर रहा हूँ। जी आप कहते हैं कि वकील हज़रात को वो केस हैंडल नहीं करने चाहिए। जी देखें, वकील ने एज पर लॉ देखना है कि जो कार्रवाई की है एज पर लॉ की है कि नहीं की। अगर एज पर लॉ नहीं की तो फिर वो कमज़ोरियाँ, वो प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियाँ पकड़ के वो जज साहब के सामने पेश करता है और उसका फ़ायदा मुल्ज़म को जाता है और मुल्ज़म बरी हो जाता है जब उसका फ़ायदा उसे पहुँचता है। तो अगर कानून सही होगा, आपने प्रोसिक्यूशन सही की होगी, आपने एविडेंस सही डाली होगी, वो बंदे जिन्होंने पूरा वकूआ देखा है वो कहते हैं कि जी हमने ये देखा है। अब आपके पास अब हमारा असूल क्या होता है कि एक बंदे के साथ हमारा झगड़ा होता है, पूरी फैमिली को हमने कर दिया होता है इन्वॉल्व। जब पूरी फैमिली मतलब इन्वॉल्व होती है तो ये नहीं पता होता, वो कहते हैं हाँ जी बट साहब आप किधर थे वकूए के वक्त? वो कह रहा मैं तो गया हुआ था फरुखाबाद, मैं आया तो शाम को ये पता चला और मैंने ये अपनी आंखों से देखा। अब जब एविडेंस पे जब केस जाता है तो वो वकील साहब उन्हें ये पूछते हैं कि आप हल्फन दे के आप वकूए के वक्त तो फरुखाबाद थे? वो कहता है जी हाँ।
तो कह रहा है जब आप फरुखाबाद में थे तो आंखों देखा कैसे हो गया। ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी एविडेंस ही क्लोज कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन साहब आप वकला को बचा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आप माशाल्लाह हमेशा हर चीज़ ब्लंटली बोलते हैं और मैं आपका इस चीज़ का फ़ैन भी हूँ। तो क्या आप अपने वकला बरादरी को भी कहेंगे कि अगर इस तरह के केस आ जाते हैं कि जो अवाम के साथ ज्यादती, कौम के साथ ज्यादती हो रही है, इस तरह के बंदों के केस ना पकड़ें, उनको कहें जी जाए हमने आपका केस नहीं पकड़ना, तो शायद उनकी जो एक मोनोपली है वो टूटे, हमें जमानत नहीं लेके देगी। देखिए जी, मैं आपकी बात पे इत्फाक करता हूँ कि ऐसे केस नहीं लेने चाहिए। मैं खुद नहीं मतलब करता हैंडल ऐसे केस नहीं करता, लेकिन जो मुल्ज़म होता है उसे अपनी सफाई का तो हक है ना जी। जी बिल्कुल है। आपने पूरा हक उसने इस्तेमाल करना है, तो ये शरई तरीका भी जो है कि आप उसे एक पूरा मौका दें, वो अपनी सफाई में क्या कहता है, उसके बाद आप उसको पनिशमेंट दें। तो वकला हजरात ने ये देखना होता है कि इसको जो सज़ा दी जा रही है, जो प्रोसीडिंग हुई है, एज पर लॉ हुई कि नहीं हुई। इस वजह वो जो उनकी खामियां होती हैं वो वकील पकड़ता है और उसका बेनिफिट हासिल करता है। ये वकील की मेहनत होती है। सर अब अगर हम एशिया वाइज बात करें तो पूरे एशिया में सबसे बड़ी अगर कोई बार की बात करें तो हमारी लाहौर बार है। तो महंगाई के तूफान में इतनी यूथ दोबारा उन्होंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है वकला का, तो सर आप क्या देखते हैं कि क्या उनके लिए ये पॉजिटिव है या वो नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं केसेस में, या उनकी जो इनकम है इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये जो यूथ हमारी इसमें वकला बरादरी में ये पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है? देखें जी, हर शोबे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडें होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वकालत का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, और इसमें अर्निंग बहुत है। अभी तो वकालत उन्होंने मुश्किल बहुत कर दी। पर सब वो दौर गया कि जब हर बंदा वकील होता था, अभी उन्होंने बहुत मुश्किल कर दी। और इसमें एक अच्छी खासी इनकम वकील को होती है अगर वो मेहनत करे। अब अगर वकील साहब ने मेहनत ही नहीं करनी तो फिर क्या फ़ायदा उसका। ठीक है। उन्होंने दाएं बाएं से कर करा के जो जोड़ तूफान बोल के वो जो लेके जाएगा वो कितनी देर तक चलता है। इसलिए हमारी नई नस्ल को अभी ट्रेनिंग भी दी जाती है पंजाब बार में, और फिर वो अभी बहुत सारे टेस्ट रख दिए हैं कि वो इन तमाम मराहल से गुजर के वकील बने और अपने अल्लाह पे इत्तेफाक करें। देखें, वकील लोग होते हैं वो दरवेश होते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत मलंग लोग होते हैं, उनका अल्लाह पे बहुत ज़्यादा ईमान होता है। सारे वकीलों की बात कर रहे हैं? सारे वकील ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और वकीलों के साथ आप राब्ता रखें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं तो ये सिस्टम चलता है। बिल्कुल आप ठीक है। अगर सारे बुरे हो जाएंगे, देखें हर एक बंदे, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो अभी आप मल्ली पिछले दिनों जो मोटरवे केस हुआ था, हमने भी एक चैनल पे उसको किया, तो उसे पुलिस ने, वो कह रहा है, उसकी माँ कह रही है ये भूखा प्यासा है, इसको पानी दो, तो किसी ने उसको पानी नहीं दिया। देखें, वो बेसैयत एक इंसान तो है ना। अब जो जुर्म उसने किया उसकी सजा पूरी दे दी है, लेकिन उसको पकड़ते हुए क्या किया, जो हमारा सिस्टम है पुलिस का, जिसके डेरे पे वो बंदा रहा, इयानत तो उसने भी की, जुर्म तो उसने भी किया। अब आपने प्रोसिक्यूशन में ये आपने उन बंदों को शामिल नहीं किया जिनकी वजह से, जिनको भी सजा मिलनी चाहिए थी। अब उन दो बंदों को आपने पकड़ा और आगे कर दिया। आपने ये नहीं कहा कि किसके डेरे पे रहे हो, किसने तुम्हें प्रोटेक्शन दी थी, उसको भी सजा होती जो कानून में लिखी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं छोटी सी सिर्फ एक बात छेड़ूंगा कि जिस तरह आपने देखा था कि MNA के भाई ने अपनी क्रूजर के थ्रू, एक पुलिस वाला ऑन ड्यूटी था, सड़क के ऊपर खड़ा था, उसे कुचल दिया और उसको मार दिया, उसको क्या सजा मिली साहब? बरी हो गया, बरी हो गया। एक वीडियो क्लिप सब खुद देख रहे हैं, अगर उसको भी तो सर उसको बरी किसने करवाया? वकला बरादरी, वकला ही उसके वकील थे, उसके वकालतनामा लेके पेश कर रहे थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गरीब पुलिस वाले के साथ क्या किया गया। यही तो हमारा फॉल्ट है भट्ट साहब। अगर ये सही तो सर फिर अब आप ये तो ना ये सही हो मलंग हैं, सब वकील मलंग हैं। मलंग का तो पता, मलंग नहीं, दरवेश है। अच्छा, दरवेश है, दरवेश लोग हैं, भोले लोग हैं। सर ये कौन सा दरवेश है? देखिए, जो प्रोसिक्यूशन 15-20 हज़ार से सर बात यह है कि उनका मतलब यह है कि केसेस का कि अगर किसी ने एविडेंस नहीं दी तो केस प्रूव नहीं हुआ।
जी अब जज साहब की ये मजबूरी है, जज साहब भी वकील होते हैं, उन्होंने पता होता है कि क्या होता है। जज साहब की मजबूरी है कि उन्हें बरी कर दें और वो बरी हो जाता है। जी ठीक है। अब एविडेंस, अब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बाज़ लोग इनको मानते हैं, बाज़ को नहीं मानते। अभी तो जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है उस पर भी एतराज़ आ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री बनी है, जो अभी अपने पंजाब में है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री, इस पर भी एतराज़ आ गया। इस पर भी सवाल उठ गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं होता। तो सवाल तो निकल आते हैं जी। देखिए, जब तक पूरा प्रूफ के साथ आप अदालत में नहीं जाएंगे, वकील पूरी तैयारी के साथ नहीं जाएगा, केस पढ़ के नहीं जाएगा, तो रिजल्ट ज़ाहिर है सर वो तो बिल्कुल ऐसे ही। वो तो अगर कोई मैट्रिक के पेपर देने जा रहा है, तैयारी नहीं कर रहा, तो वो भी फेल हो जाएगा। लेकिन देखना तो ये चाहिए कि इसका इंसानियत पर क्या असर हो रहा है। भट्ट साहब, आपसे तो बात चलती रहेगी। मैम, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आपने कहा कि जिस तरह आप लोग अब जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाने जा रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक बना भी ली हैं, उसके बाद अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी क्या 2.5-3 साल गुजर जाने के बावजूद अभी भी ब्यूरोक्रेसी आपके ऑपोजिट खड़ी हुई है, या ब्यूरोक्रेसी अब आपके अंडर आ गई है और आपकी बात मानते हुए काम कर रही है? क्योंकि अक्सर हमें पॉलिटिशियंस ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने दे रही। इवन के जब वो इलेक्शन की बारी आती है, वोट लिया जाता है, तब नहीं कहा जाता कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देगी, तब कहा जाता वोट दें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन एक भी जेन्युइन आप लोगों की प्रॉब्लम है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। तो अब की बार भी क्या, अगर चीनी महंगी हो गई, अगर आटा महंगा हो गया, अगर दालें और बाकी रोजमर्रा की एशिया महंगी हो गई, तो क्या ये पॉलिटिशियंस की गलती होगी या ये भी ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया जाए? देखिए, मुल्क में ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो या पॉलिटिशियंस हो, ये सारी ट्रायंगल मुकम्मल हो तो मुल्क चलता है। देखिए, अब ये देखें 30-35 साल पहले जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए ब्यूरोक्रेसी में, वो अब तानावर दरख्त हैं। अब कोई मेरिट पे भर्ती हुई हो तो बात है ना। देखें जी, फिर आप कहते तो हैं कि मेरिट की भर्तियां नहीं होंगी। हमें याद है डॉक्टर यास्मीन साहिबा के इलेक्शन में हमजा शरीफ आके बैठ जाते थे और 22-22 हज़ार वो नौकरियां दे देते थे। मतलब हर महकमे में वो कहते थे इसको लगा दो। चूंकि एक घराने में एक नौकरी चली जाए गरीबों में, तो वो 5-6 वोट तो आपको पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब वो सरकारी नौकरियां हैं, उसको कोई एक चपरासी को भी इमरान खान नहीं निकाल सकेंगे जी। वो कानूनन ही रास्ता सिर्फ कानूनी है। वजीर आजम कानून के तहत है, वो कानून से बालातर नहीं है। अवाम को जरूर जवाब दें, लेकिन वो कानून को भी जवाब दें। ठीक है ना जी। ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त जो तनावर दरख्त हैं बेशतर जगहों पे, पुलिस में, वो मेरिट पे नहीं है लोग। मैं किसी एक सिंगल बंदे को नहीं करती। देखिए, जब हम किसी भी चीज को, पौधे का बीज लगाते हैं, वो तानावर दरख्त वही बनेगा जो हमने लगाया होगा। अब नुकसान सिर्फ ये है कि हमारी अदलिया उठा लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी उठा लें, इवन पॉलिटिशियंस में भी आप देख लें ना, हमारा अलमिया ही ये है। हम सब लोग करप्शन को, जबकि नवाज शरीफ कहते थे बड़े बड़े मंसूबों में थोड़ी बहुत करप्शन हो जाती, भाई आपका वजीर आजम ये बात कह रहा है और हमारे लिए एक्सेप्टेबल थी। हम सब लोग एक्सेप्ट करते थे इस बात को कि जी थोड़ी बहुत तो रिश्वत चलनी है, थोड़ी बहुत तो अनफेयरनेस हो। ये नहीं है। बन गई थी कि अगर नून लीग की थी कि अगर काम करते हैं तो, अगर कुछ खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। तो ये बिल्कुल गलत साइकी, ये बिल्कुल गलत साइकी है जो कि हमने एक्सेप्ट कर ली हुई थी। हमारी सारी अवाम, भोली भाली अवाम, जिनका ना इतनी अवेयरनेस है। लेकिन मैं अब समझती हूँ कि मीडिया हमारा बड़ा फाल है और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ मीडिया की कि मीडिया में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो ऐसी चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं। और हमारी आवाम को कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी अवेयरनेस के लिए। मीडिया अगर सही चीज़ें पहुंचाता रहेगा ना, तो आवाम को इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी तरबियत और शऊर आता रहेगा। ये बात बड़ी मैं लास्ट में बिल्कुल वो जिस तरह कहा जाता है कि दामने वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं रही, मैं बिल्कुल एक मासूमाना सा सवाल आपसे करूँगा कि आपने कहा कि जितनी भर्तियाँ हुई हैं अब तक वो मेरिट पर नहीं है। फवाद चौधरी साहब का क्या मेरिट था, हफीज शेख साहब का क्या मेरिट था, या फिर दोस्त आशिक अवान साहबा का क्या मेरिट था जो उनको ये वजारतें दी गई? देखें जी, फवाद चौधरी एक इलेक्टेड बंदा है। वो अब वोट लेके जो बंदा, हमारी अवाम जिसको वोट दे दे, वो लामहाला वो असेंबली का रुकन होता है और उसको अवाम के वोटों के जरिए आया जाता है। और हमारी अवाम बिरयानी की प्लेटों पे भी वोट देती है, आपको पता है। ठीक है, हफीज शेख साहब देखें एक एक्सपर्ट बंदे जाने जाते थे इकोनॉमी पे। पीटीआई में कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं। देखिए आपके सामने खान साहब हर एक को ट्राई कर रहे हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने असद उमर को पहले वजारत दी है, उनकी इतनी मुखालफत आई और प्रॉब्लम आई, उनको फौरन हफीज शेख को लगाना पड़ा। अब हफीज शेख को देखें कितना अरसा उन्होंने ट्राई किया है,
कोई तो वजह होगी। एक तो वजह ये है कि वो बाय लॉ नहीं रह जी सकते। बिल्कुल। ठीक है जी, जून में लेकिन ये हर ज्यादती हाल की में गई है, शेख साहब के साथ के इल्जामात उनके ऊपर लगा दिए गए। मैम बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम देखें का हुकूमत की इखलास तरफ से में- कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। देखें जी, मेरी बात यह नहीं, आप शिबली मेरे- फराज साहब का उनका आप बयान सुने, उनका ये सिर्फ कहना ये कि है महंगाई को कंट्रोल नहीं मेरिट किया। पे जी, मेरिट एक बात। पे जी, बेटी साहब, मैडम ने बिल्कुल लास्ट फरमाया में। कि हर काम मेरे मेरिट पे होता है। जी, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आवाम से, अपने हुक्मरानों से, बड़े लोगों से कि जो बंदा मोहल्ले में बीडी मेंबर नहीं बन सकता वो वजारत अंजाए कैसे कर सकता है। बड़ी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वजारत इंजॉय में आपसे बाकी भी बातें करनी थी, लेकिन वक्त ही बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की, इल्ज़ामात तो हम बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन हमें मेन बात ये करनी चाहिए कि हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है। पॉलिटिशियंस के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो अगर SOPs पर हम फॉलो नहीं कर रहे, इसमें भी इमरान खान साहब की गलती है। अगर हम दालों के अंदर मिलावट कर रहे हैं, इसमें भी खान साहब की गलती है। अगर हम आटा, चीनी, दालें जखीरा करते हैं, इसमें भी खान साहब की गलती है। तो जितनी हुकूमत की बनती है वो हम जरूर मानते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी गलती है, इंसानियत और एज ए मुस्लिम हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट करनी ऑल ओवर द वर्ल्ड के मुस्लिम किस तरह के हैं, और वो एग्जाम्पल तो जरूर सेट हुई है, लेकिन वो किस तरह की आप लोग बेहतर जानते हैं। आज हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल के ऊपर बात कर सके, और ये पॉजिटिविटी इसमें ये आई है कि मैडम का भी ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी आपकी बार जखीरा अंदोजों को जो कीमतों में जायद कीमतें वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत गहरा तंग कर लिया जाएगा। तो ये आवाम के लिए खुशी की एक लहर है कि सस्ता बाजार भी और रमजान बाजार भी लगा दिया जाएगा। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल आपकी बात और आपके नए मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जंगल में मंगल का समा था। एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया। शेर बड़ा सा तोहफा लाया। मछली ने जो गुब्बारा फुलाया। तब भालू ने सबको डांस दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ। रेडी? ये पहनो। ओह नो, और अब पार्लर जाना तो सेफ नहीं। और क्यों जाओ जब आंसर इस अलमारी में है। Here is my parlor at home. Easy to use wheat hair removal cream. डेड स्किन हटाए और छोटे से छोटा बाल निकाले। सिर्फ 3 मिनट में आपको मिले पार्लर वाली स्मूथनेस। Just wheat it. क्यों पढ़ाई का कोई हैक नहीं, बिना फिल्टर के पिक्चर नहीं, क्यों भाई के पास जवाब नहीं, क्यों नूडल्स में चीज नहीं। Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कनौर आया एक नया मजा। कनौर चीज़ी चटपटा, कनौर इसका मैजिक ही। अम्मी, क्या ऐसा पहले जैसा नहीं होगा कभी? देखो तुम्हारे बाल अभी ये कितने उलझे उलझे हैं, पर तुम जब इन्हें साफ करोगी तो ये सुलझ जाएंगे। इसी तरह जब तुम सर से डर को साफ करोगी तो सब सुलझ जाएगा। मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से स्ट्रॉन्ग, जड़ से स्ट्रॉन्ग। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, बनो मजबूत। स्टॉप। पहले सब जर्म्स सैनिटाइज। मामा, पर इनका क्या? हाँ मैडम, इन दागों में छुपे हुए जर्म्स का क्या करोगी? वो सब राइट कर देगा। राइट? नया एंटीबैक्टीरियल ब्राइट। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। समोसे फ्राइड, नगेट्स so yummy, आएंगे हम
ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। New Vatika hair cream with the goodness of cactus, almond and henna. Cactus repairs each hair strand. Almond nourishes and moisturizes them. Henna gives everlasting shine. बजट है टाइट, ऑफर चाहिए राइट, कोई ऐसी ऑफर दो जैसी कोई ना हो। मिलाओ स्टार 614 है 614, आपके हिसाब की 614, बचत हो गई आपकी 614, पूरे पाकिस्तान की 614, होगी बचत अब सबकी। स्टार 614 हैश मिलाओ और 67 रुपए में जैज महाना बचत ऑफर लगाओ। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G दुनिया को बता दो। अबू आपका फोन। अनहेल्दी चीजें क्यों खा रहे हो? मैं खाना लगा रही हूँ ना। इट्स ओके आंटी, मुझे नहीं खाना। वैसे मैंने नई रेसिपीज ट्राई की हैं। दही बड़े पे तड़के का मैजिक, कॉर्नफ्लेक्स वाली चिकन और स्पैगेटी। चख लो। मेरी मम्मी भी ना ऐसे ही खाना बनाती थी। उन्हीं से तो सीखा है खाना पकाना भी, और तुम्हारी माँ बनना भी। जहाँ ममता वहाँ डालडा। Pure mango pleasure. छोटी छोटी बातों में छुपी है कितनी खुशियाँ, प्यार रिश्तों में मिलके बनती है दुनिया। वो टेंशन ना ले तू यार।